आज मैं आपके लिए जयशंकर प्रसाद की कहानी गुंडा की समीक्षा प्रस्तुत कर रहा हूं। इस प्रस्तुति से आपको जयशंकर प्रसाद की कहानी गुंडा की कथा वस्तु, भाव संवेदना और शिल्प पक्ष को समझने में सहायता मिलेगी। जयशंकर प्रसाद के जीवन और साहित्य की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। गुंडा कहानी के मूल पाठ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप मूल कहानी को देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके अध्ययन में यह प्रस्तुति सहायक होगी। जयशंकर प्रसाद का आधुनिक हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। उन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास जैसी अलग अलग विधाओं में कई गौरवपूर्ण कृतियों की रचना की है। छायावादी कवि के रूप में उन्होंने कामायनी जैसे महाकाव्य की रचना की। नाट्य लेखन में भारतेंदु के बाद वे एक युग प्रवर्तक नाटककार रहे हैं। उन्होंने हिंदी नाटकों को पारसी रंगमंच के प्रभाव से मुक्त कर सुरुचिपूर्ण नाट्य लेखन की परंपरा को पुनः स्थापित किया। आज भी उनके नाटक अपनी उत्कृष्ट सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय भावना के कारण लोकप्रिय हैं। इसके अलावा कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में भी उनकी कई महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अपने साहित्य के माध्यम से उन्होंने मानवीय संवेदना, करुणा और भारतीय संस्कृति के गौरवपूर्ण पक्षों को उद्घाटित किया है। गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद के अंतिम कहानी संग्रह इंद्रजाल में संकलित है। प्रसाद की अधिकतर कहानियां प्रेम के उदात्त रूप को उद्घाटित करते हुए उसके लिए सर्वस्व बलिदान की भावना पर बल देती है। अपनी कहानियों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बावजूद मनुष्य की भाव संवेदना को प्रसाद केंद्रीय महत्व देते हैं। गुंडा काशी की राजनीतिक उथल पुथल के बीच ननकू सिंह के शौर्यपूर्ण बलिदान की कथा है। यह कहानी प्रसाद जी के प्रेम संबंधी दृष्टिकोण और देशभक्ति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कहानी ननकू सिंह की वीरता और बलिदान को प्रस्तुत करती है। ननकू सिंह एक प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र है, लेकिन जीवन की एक अलभ्य अभिलाषा के पूरा नहीं होने के कारण वह गुंडा बन गया। उसके जीवन की यह अलभ्य अभिलाषा थी पन्ना का प्रेम। काशी का राजा बलवंत सिंह जबरदस्ती पन्ना के साथ विवाह करता है और ननकू सिंह अपने प्रेम से वंचित हो जाता है। ननकू दोनों हाथों से अपनी संपत्ति लुटाता है। वह शोषितों, निर्बलों और गरीबों की सहायता करता है और अत्याचारियों का विरोध करता है। वह जिंदा दिल और जीवंत होने के साथ ही निर्भीक और वचन का पक्का भी है। वह स्वांग खेलता है, जुआ खेलता है, लेकिन जीते हुए पैसे को अपने पास नहीं रखता, लोगों पर लुटा देता है। वह अपने स्वाभिमान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एक घटना में बोधी सिंह अपने लड़के की बारात लेकर जा रहे होते हैं। तब ननकू अपने सेवक मलुकी से कहता है कि जा, ठाकुर से कह दे कि इधर से बारात नहीं जाएगी। बोधी सिंह ननकू के आन को समझते हुए वापस लौट जाते हैं। तब ननकू बारात लेकर आगे जाता है तथा अगले दिन लड़के का विवाह संपन्न कराकर उसी जगह पर लौटकर बारात को उसके घर वापस भेज देता है। यह घटना उसके स्वाभिमान और वचन के पक्का होने का प्रमाण है। ननकू सिंह निर्भीक और बहादुर व्यक्ति है। एक दिन जब वह दुलारी का गाना सुनने की प्रतीक्षा कर रहा होता है, तब वहां मौलवी अलाउद्दीन कुबड़ा आता है। मौलवी कुबड़ा अंग्रेजों का समर्थक है। कुबड़ा के साथ दो सिपाही भी हैं। वह एक सिपाही से कहता है कि जाकर दुलारी से कहो कि अभी रेजिडेंट साहब की कोठी पर मुजरा करने के लिए चलना होगा। कुबड़ा का नाम सुनते ही बाजार में हलचल मच जाती है, लेकिन ननकू सिंह शांत भाव से दुलारी को गाना गाने के लिए कहता है और मौलवी के ऊपर व्यंग करता है। ननकू की बात सुनकर वह कहता है, कौन है यह पाजी? इतना सुनते ही ननकू उसे एक जोरदार झापड़ मारता है। झापड़ पड़ते ही कुबड़ा तथा उसके सिपाही वहां से भाग खड़े होते हैं, जबकि ननकू आराम से पूरा गाना सुनकर धीरे धीरे टहलता हुआ वहां से जाता है। इसके बाद दुलारी राजमाता पन्ना के पास गाना गाने चली जाती है। पन्ना काशी की राजमाता है और उनकी पूजा के समय दुलारी शिवालय के बाहर बैठकर भजन गाती है। दुलारी राजमाता को मौलवी वाली घटना बताती है। ननकू सिंह का नाम सुनकर पन्ना के मुख पर उदासी छा जाती है।
लेकिन फिर वह अपने आप को संभाल लेती है। दुलारी के मुंह से पुरानी घटना को सुनकर उसे पुराने दिनों का स्मरण हो आता है। तभी उनकी मुंह लगी दासी गेंदा कहती है कि वह पैसे बर्बाद करता है और जितने खून होते हैं सब में ननकू सिंह का ही हाथ होता है। लेकिन दुलारी उसे रोक कर कहती है कि वह धर्म और पुण्य का काम करते हैं, विधवा स्त्रियों को कपड़े देते हैं, लड़कियों की शादी करवाते हैं और कमज़ोर लोगों की रक्षा करते हैं। दुलारी के जाने के बाद गेंदा राजमाता को काशी की बिगड़ती हुई चिंताजनक स्थिति के बारे में बताती है। अगले दिन राजा चेत सिंह के पास रेजिडेंट मार्कहेम की चिट्ठी आती है जिसमें कानून व्यवस्था को सुधारने की सलाह होती है। यह वास्तव में काशी के राज प्रशासन में अंग्रेजों का हस्तक्षेप था। दरअसल बक्सर युद्ध में जीत के बाद बंगाल और अवध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में आ गए थे। भारतीय शासकों की विलासिता, राजनीतिक कमजोरी और रणनीतिक समझ के अभाव तथा केंद्रीय स्तर पर सशक्त नेतृत्व की कमी ने कंपनी को अपने पैर पसारने का पूरा मौका प्रदान कर दिया। अवसर का लाभ उठाते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को पूरा करने के लिए भारत के राजनीतिक मामलों में दखल देने लगी। युद्धों में वे भारतीय राजाओं से ही सैनिक और धन लेते थे, लेकिन विस्तार अंग्रेजी शासन का कर रहे थे। जो राजा उनकी बात को नज़रअंदाज करता था अथवा नहीं मानता था, उसे किसी न किसी बहाने हटाकर अपने किसी पिट्ठू को बागडोर सौंप दी जाती थी और सहायता के नाम पर वहां किसी अंग्रेज को प्रशासक के रूप में नियुक्त कर दिया जाता था। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी प्रभाव और शासन का विस्तार होने लगा था। राजा बलबंत सिंह की मृत्यु के बाद चेत सिंह काशी की बागडोर संभालता है। राजा चेत सिंह जब अतिरिक्त धन और सैनिक उपलब्ध कराने संबंधी अंग्रेजों की मांग को पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त करता है, तब उन्हें काशी में हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाता है। अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट स्टाकर, मौलवी कुबड़ा, कोतवाल हिम्मत सिंह और अंग्रेजी सैनिकों के अत्याचारों से नगर में डर और आतंक का माहौल बन जाता है। इन सब के बीच तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के भी काशी आने की सूचना मिलती है। 16 अगस्त 1781 ईस्वी को काशी की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण हो जाती है। राजा चेत सिंह और राजमाता पन्ना पर पहरा बैठा दिया जाता है और उनको पकड़कर कलकत्ता भेजने की अफवाह भी चारों ओर फैल जाती है। दुलारी से यह खबर सुनकर ननकू सिंह उन्मत्त हो उठता है। उसे यह गलत और अन्यायपूर्ण लगता है। पन्ना के प्रति उसका प्रेम जागृत हो जाता है और वह उन्हें बचाने का निश्चय कर अपने थोड़े से साथियों के साथ शिवालय घाट पहुंचता है। ननकू अपने साथियों को फाटक पर गड़बड़ मचाने के लिए भेज देता है और खुद खिड़की के रास्ते अंदर पहुंच जाता है। अंदर राजा चेत सिंह के शुभचिंतक बाबू मनिहार सिंह राजमाता से अपनी असमर्थता जताते हुए कहते हैं कि अगर वे पूजा के बाद रामनगर चली गई होती तो अच्छा रहता, क्योंकि अभी उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। इसी समय शस्त्रों से लैस ननकू सिंह अंदर दाखिल होता है और सब उसकी ओर देखने लगते हैं। राजमाता पन्ना उसे पहचान लेती हैं। वह मनिहार सिंह से कहता है कि पहले महारानी को नीचे खड़े डोंगी पर बैठाइए। राजमाता अपने पुत्र चेत सिंह की ओर देखती है। संकेत को समझकर ननकू हंसते हुए कहता है कि जब तक राजा भी नाव पर नहीं बैठ जाएंगे तब तक 17 गोली खाकर भी वह जीवित रहेगा। पन्ना उसकी आंखों में छिपे विश्वास को पहचान डोंगी पर उतर जाती है। ननकू फाटक पर पहुंचता है, जहां उसका सामना लेफ्टिनेंट स्टाकर, मौलवी कुबड़ा, चेतराम और उसके सैनिकों से होता है। चेतराम मौलवी के कहने पर राजा के ऊपर हाथ रखता ही है कि ननकू सिंह उसकी भुजा उड़ा देता है और देखते ही देखते मौलवी, स्टाकर तथा कई सैनिकों को मार देता है। वह राजा चेत सिंह से तुरंत डोंगी पर उतरने के लिए कहता है। खिड़की से उतरते हुए चेत सिंह देखता है कि 20 सैनिक के बीच खड़ा होकर वह तलवार चला रहा है। उसके शरीर से रक्त की धारा बह रही है और उसके एक एक अंग कटकर गिर रहे हैं। अपने प्राणों का बलिदान करके ननकू सिंह राजमाता और चेत सिंह को बचाता है एवं अपने निश्चल
एकनिष्ठ प्रेम और वचन पालन का परिचय देता है। ननकू सिंह का चरित्र पूरी कहानी के केंद्र में है। वह वीर, साहसी और परोपकारी है। गरीबों, निर्बलों और जरूरतमंदों की मदद में वह अपने पैसे लुटाता है। वह जिंदादिल व्यक्ति है, स्वांग खेलता है और संगीत में रुचि रखता है। वह चरित्र और वचन का पक्का है। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए वह किसी भी हद तक जाने की हिम्मत रखता है। वह निर्भीक है और किसी से डरता नहीं है। काशी में आतंक का पर्याय बन चुके अंग्रेजों के पिट्ठू मौलवी कुबड़ा को भी जोरदार झापड़ लगाने से वह नहीं चूकता है। ननकू सिंह पन्ना से प्रेम करता है, लेकिन उसका प्रेम एकनिष्ठ और निश्चल है, जिसमें समर्पण और त्याग की भावना है। अंत में ननकू सिंह पन्ना और उसके पुत्र राजा चेत सिंह को अंग्रेजों की कैद से मुक्त कराते हुए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। यह बलिदान उसके प्रेम को अत्यंत उच्च बना देता है तथा पाठकों को द्रवित कर देता है। कहानी में दूसरा महत्वपूर्ण चरित्र राजमाता पन्ना का है। वह भी संभवतः ननकू सिंह के प्रति अनुराग रखती थी, लेकिन राजा बलबंत सिंह से जबरन विवाह ने उसके जीवन को बदल दिया। राजा बलबंत सिंह की मृत्यु और राजमहल के अंतर्कलह ने उसे पूजा पाठ की ओर उन्मुख कर दिया। अब वह भगवान की भक्ति और भजन पूजन में ही अधिक समय व्यतीत करने लगी थी। माता होने के कारण पन्ना के मन में अपने पुत्र की कुशलता को लेकर एक स्वाभाविक चिंता दिखाई देती है। दुलारी का चरित्र भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी से पन्ना को ननकू सिंह के संबंध में तथा ननकू सिंह को पन्ना के संबंध में जानकारी मिलती है। दुलारी काशी की प्रसिद्ध गाने वाली थी। ननकू सिंह के प्रति उसके मन में प्रेम की भावना मौजूद है। इसके अतिरिक्त मौलवी अलाउद्दीन कुबड़ा, मलुकी, राजा चेत सिंह, दासी गेंदा, मनिहार सिंह आदि अन्य पात्र हैं जो कहानी को गति प्रदान करते हैं। इनमें अधिकतर पात्र ऐतिहासिक हैं। गुंडा कहानी 18वीं शताब्दी के अंतिम दौर की राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित है। यह वह समय था जब भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अपने शासन क्षेत्र और प्रभाव को बढ़ाने में लगी हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स उस समय गवर्नर जनरल था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित रचनाओं में इतिहास को प्रस्तुत करना लेखक का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि अपने युग के संघर्ष और चुनौतियों को स्वर देना उसका लक्ष्य होता है। यह कहानी जिस कालखंड में लिखी गई, उस समय स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी। एक ओर गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस इस संघर्ष में सक्रिय थी, तो दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, अशफाक, भगत सिंह आदि क्रांतिकारी अंग्रेजों को सशस्त्र तरीके से मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। इस कहानी में भी ननकू सिंह अंग्रेजी ताकत का सामना करता है और काशी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने प्राण को कुर्बान कर देता है। प्रसाद जी जिस युग में लिख रहे थे, उस दौर में क्रांतिकारी अंग्रेजों का विरोध करते हुए हंसते हंसते शहीद हो रहे थे। प्रसाद जी इन क्रांतिकारियों के सर्वस्व समर्पण, देश प्रेम और बलिदान को अपनी आंखों से देख रहे थे। इसकी छाप इस कहानी पर देखने को मिलती है। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से न केवल क्रांतिकारियों के त्याग और देशभक्ति को याद किया है, बल्कि लोगों को संदेश भी दिया है। कहानी बाबू ननकू सिंह के बाह्य आकृति के चित्रण से शुरू होता है। प्रसाद जी वर्णनात्मक शैली में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी छोटे छोटे संवादों के माध्यम से आगे बढ़ती है, जो नाटकीय गुणों से युक्त है। ननकू सिंह के संवादों से उसके चरित्र के अनुकूल ओजस्विता, तेज और साहस प्रकट होता है। इसके संवाद एक ओर जहां पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को उद्घाटित करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कहानी के द्वंद्व, तनाव और संघर्ष को भी सामने लाते हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित अंश को देखा जा सकता है। कोई नई बात इधर हुई है क्या? कोई हेस्टिंग्स आया है। सुना है उसने शिवालय घाट पर तिलंगों की कंपनी का पहरा बैठा दिया है। राजा चेत सिंह और राजमाता पन्ना वही हैं। कोई कोई कहता है कि उनको पकड़कर कलकत्ता भेजने। क्या पन्ना भी, रनिवास भी वही है? ननकू अधीर हो उठा था। क्यों बाबू साहब, आज रानी पन्ना का नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? सहसा ननकू का मुख भयानक हो उठा। उसने कहा, चुप रहो, तुम उसको जानकर क्या करोगी? वह उठ खड़ा हुआ, उद्विग्न की तरह न जाने क्या खोजने लगा।
जयशंकर प्रसाद अपने संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं। कविता हो या नाटक अथवा कहानी, उनकी शब्दावली में तत्सम शब्दों की बहुलता है। कवि होने के कारण उनके गद्य की भाषा भी कई जगहों पर काव्यात्मक हो जाती है, जिसमें कविता के समान उतार चढ़ाव, लय और गति दिखाई देती है। भाषा की दृष्टि से गुंडा कहानी की भाषा में भी तत्सम शब्दों की ही प्रमुखता मिलती है, लेकिन फिर भी इसकी भाषा उतनी क्लिष्ट नहीं है जितनी कुछ अन्य कहानियों या नाटकों की है। तत्सम शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से निम्नांकित पंक्तियों को देखा जा सकता है। गौतम बुद्ध और शंकराचार्य के धर्म दर्शन के वाद विवाद कई शताब्दियों से लगातार मंदिरों और मठों के ध्वंस और तपस्वियों के वध के कारण प्रायः बंद से हो गए थे। यहाँ तक कि पवित्रता और छुआछूत में कट्टर वैष्णव धर्म भी उस विशृंखलता में नवागंतुक धर्मोन्माद में अपनी असफलता देखकर काशी में अघोर रूप धारण कर रहा था। उसी समय समस्त न्याय और बुद्धिवाद को शस्त्र बल के सामने झुकते देखकर काशी के विच्छिन्न और निराश नागरिक जीवन ने एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि की। इस कहानी की भाषा इतनी दुर्बोध और कठिन नहीं है कि अर्थ या भाव को समझने में कहीं कोई परेशानी हो। कहानी में सरल बोलचाल की भाषा का सौंदर्य भी कई स्थलों पर है। विशेषकर संवादों में भाषा सहज और जनजीवन के निकट है। उदाहरण के लिए ननकू सिंह ने मन्नू से कहा, क्यों चुपचाप बैठोगे नहीं? दुलारी से कहा, वहीं से बाई जी, इधर उधर हिलने का काम नहीं, तुम गाओ। हमने ऐसे घसियारे बहुत से देखे हैं। अभी कल रमल के पासे फेंक कर अधेला अधेला मांगता था, आज चला है रौब गांठने। इस कहानी में स्थूल वर्णन और सपाट कथन का अभाव है। कहानी कहीं सुस्त या बोझिल नहीं पड़ती, निरंतर गतिशील रहती है और भाषा अत्यंत कशी हुई है। इस कहानी की भाषा अर्थ ग्रहण कराने में जितनी सक्षम है, उतनी ही बिंब निर्माण की शक्ति से भी युक्त है। कहानी का अंतिम दृश्य प्रसाद जी की सशक्त भाषा, जीवंत बिंब निर्माण क्षमता और काव्यात्मक अभिव्यंजना कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह दृश्य पाठकों के हृदय में सदा के लिए अंकित हो जाता है। पूरा दृश्य इस प्रकार है। उसके घावों से रक्त के फुहारे छूट रहे थे। उधर फाटक से तिलंगे भीतर आने लगे थे। चेत सिंह ने खिड़की से उतरते हुए देखा कि 20 तिलंगों की संगीनों में वह अविचल खड़ा होकर तलवार चला रहा है। ननकू के चट्टान सदृश शरीर से गैरिक की तरह रक्त की धारा बह रही है। गुंडे का एक एक अंग कटकर वहीं गिरने लगा। वह काशी का गुंडा था। गुंडा कहानी का यह अंतिम दृश्य अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी है तथा प्रसाद जी की कहानी कला तथा शिल्प पक्ष की प्रौढ़ता का प्रमाण है। अंत में कहा जा सकता है कि गुंडा जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कहानियों में एक है और इस कहानी का नायक ननकू सिंह हिंदी कहानी के अमर चरित्रों में से एक है। प्रसाद जी ने एक सुगठित कथा वस्तु को प्रभावी भाषा और प्रवाहमयी वर्णन शैली में प्रस्तुत कर एक कालजयी कहानी की रचना की है।